दोस्तों आज हम सब देखेंगे डीएनए और आरएनए के कुछ डिफरेंस और डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले डीएनए के बारे में देखेंगे, उसके बाद आरएनए, फिर दोनों में डिफरेंस के देखेंगे केमिकली और फिजिकली। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए की। डीएनए क्या है? एक एसिडिक सबस्टेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मान लीजिए जो कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर। माने यहाँ की अगर आप एक कोशिका या सेल लेंगे तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? हमारा डीएनए। ठीक है, तो यहाँ एक एसिडिक सबस्टेंस है और यहाँ काम क्या करता है? वहाँ करेक्टर को पास करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर करेक्टर पास हो रही है तो उसका कारण कौन है? डीएनए है। तो डीएनए एक बेसिक रीजन है किसका? करेक्टर को पास करने का। कौन सा? डीएनए। कोई भी करेक्टर हो, जैसे हमारे अंदर जो भी करेक्टर हो रहा है वहाँ आगे जनरेशन में जाएंगे तो उस किसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा? कौन उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबल होगा? तो डीएनए। डीएनए पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। देखिए हमने दूसरे पॉइंट में लिखा है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एक एसिडिक सबस्टेंस जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसी के अंदर होता है डीएनए। देखिए सेल, फिर न्यूक्लियस, फिर उसमें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर डीएनए बन रहा है। अब डीएनए की पहली बार डिस्कवर कौन किए? तो पहली बार उन्हें डिस्कवर किए तो फ्रेडरिक मिक्सचर। उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर, हमने मिक्सचर ही लिखा है। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में उन्होंने डिस्कवर किया किसको? डीएनए को पहली बार। और उन्होंने डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता था, इसलिए उन्होंने डीएनए का नाम रख दिया था न्यूक्लियन। तब किसी को नहीं पता था कि इसका नाम डीएनए है। ठीक है, तो इन्होंने डीएनए का नाम क्या दिया था? न्यूक्लियन दिया था। तो इसके बाद उसे कुछ समय के बाद उसे इल्यूजियो माने उसे हटा दिया गया था। बाद में उसे जब जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक जब आए तब उन्होंने इसके बारे में एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा करके इन्होंने एनालिसिस किया और पढ़ा, और इसके बाद इन्होंने एक मॉडल दिया। इसे कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने 1953 में दिया यह मॉडल, जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब क्या है? यहाँ दो हेलिक्स से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पहला हेलिक्स और यहाँ है दूसरा हेलिक्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो हेलिक्स है यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो यहाँ पर बिंदु बिंदु है यहाँ क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है? एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मानव शरीर के अंदर कितना होता है? तो 23 पेयर। यहाँ देखिए पेयर में बनाए हैं 1 2। अब इस क्रोमोसोम को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ क्या हो गया? जीन। अब जीन को स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ क्या हो गया? डीएनए। अब डीएनए जहाँ पर यहाँ मिल रहा है उसे क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्रोमेटिन। अब ये देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल माने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि दिया था जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आईएमपी है ये। जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन्होंने। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन जुड़ा होता है। एडेनिन और थाइमिन जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि गुआनिन और साइटोसिन जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब हम लोग जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसके बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब भाई बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल जाएं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जैसे जो पॉलीटेक्निक होता है उसमें बहुत सारे टेक्निक को अलाउ करते हैं सिखाने के लिए, इसलिए उसे पॉलीटेक्निक कहते हैं, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से यह बना होता है डीएनए जो कि डबल हेलिक्स माने सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। यदि आप इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे या इसे आप ब्रेक करेंगे तो इसको 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हो गया शुगर, दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनियस बेस, तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट। अब यदि आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो एलिमेंट पाया जाता है कौन? फॉस्फेट। यहाँ सब एलिमेंट नहीं बल्कि फॉस्फेट जो है वह एक तत्व है किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। अब हम सब देखेंगे यहाँ जुड़ा किससे होता है तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यहाँ दोनों जुड़े होते हैं कौन से बॉन्ड से? यहाँ बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम याद रखिए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन कौन जुड़ा होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट यहाँ दोनों किससे जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से। यदि यही 2 फॉस्फेट आपस में जुड़ा रहे तो उसे फॉस्फोडाइस्टर कहेंगे, लेकिन सिंगल ये फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहे तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब हम सब देखेंगे शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर क्या कहेंगे, और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या? इसे और इसे अगर हम केवल लेंगे तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, अगर इसे ना लें तो। अगर इसे फॉस्फेट को भी ले लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड। या हम यह भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के लेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड।
नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? शुगर आप कोई भी ले सकते हैं। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए का मतलब राइबोस शुगर, ये सब तो आप जानते होंगे। तो न्यूक्लियोसाइड यहाँ तब तो नाम से पता चल रहा है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस, आरएनए राइबोस। हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट माने फॉस्फर ग्रुप का, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, नाइट्रोजनस बेस के दो पार्ट होते हैं, कौन? प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, जबकि पिरिमिडिन के 3 पार्ट होते हैं। तो ए जी, तो एडेनिन गुआनिन, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन के पार्ट हो गए। और पिरिमिडिन के 3 पार्ट, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। अब हम सब देखेंगे डीएनए और आरएनए में कौन पाया जाता है। तो डीएनए में पाया जाता है ATGC। जो एडेनिन है वह थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और जो गुआनिन है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ किस में पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है डीएनए में। अगर आरएनए में आरएनए में होगा तो क्या हो जाएगा, बस जो यहाँ टी है यहाँ के बदले यू हो जाएगा और सब सेम रहेगा। देखिए जो एडेनिन है वह थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, माने 2। यहाँ देखिए 2 है, 2। जो गुआनिन है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। अब हम सब देखेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसका अलग नाम कैसे उच्चारण से हम कैसे करेंगे। तो जो शुगर होता है वह एडेनिन के साथ अगर जुड़ जाए तो यहाँ इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम होगा एडिनोसिन। जो शुगर है वह किसी नाइट्रोजनस बेस माने एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल किसी से साथ जुड़ जाए। तो अगर शुगर को एडेनिन के साथ जुड़ेंगे तो एडिनोसिन, गुआनिन के साथ जुड़ेंगे तो गुआनोसिन, और अगर थाइमिन के साथ जुड़ेंगे तो थाइमिडिन, साइटोसिन के साथ जुड़ेंगे तो साइटिडिन, और यूरेसिल के साथ जोड़ेंगे तो यूरिडीन। देखिए शुगर एडेनिन, एडिनोसिन, शुगर गुआनिन, गुआनोसिन, शुगर थाइमिन, थाइमिडिन, शुगर साइटोसिन, साइटिडिन, शुगर और प्लस यूरासिल तो यूरिडीन। अब हम सब देखेंगे आरएनए के बारे में। तो आरएनए जो है इसे डिस्कवर किया था रिकार्ड अल्टमान ने 1889 में। आपको पता है डीएनए से पहले आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता था, जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जब डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो सबने आरएनए को ही माना था, हेरिडेटरी ट्रेट्स। डीएनए क्या होता है? यह सिंगल स्टैंडर्ड माने सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट आपको याद है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। इसी से यह भी बना होता है, बल्कि यह सिंगल हेलिक्स होता है। अब हम सब देखेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पर हम कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। जो डीएनए होता है यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और यहाँ बीच में एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो प्यूरिन पिरिमिडिन बेस था वहाँ इसमें जुड़ा हुआ होता है बीच में, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है माने डबल हेलिक्स, जबकि जो आरएनए होता है वह प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सिंगल हेलिक्स, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ डबल हेलिक्स है और यहाँ सिंगल हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें? इट इज़ यूज्ड नॉट कैटलिस्ट। आप डीएनए को कैटलिस्ट के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं, पर आप आरएनए को कैटलिस्ट की तरह पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ा होता है वहाँ आरएनए को लेबाइल बना देता है, माने टूटने होगी, इसलिए आप इसे कैटलिस्ट में प्रयोग कर सकते हैं, एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड नॉट कैटलिस्ट, आप इसको नहीं कर सकते। और जो डीएनए है वहाँ क्या होता है? स्टेबल होता है, जबकि जो आरएनए होता है वह मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल क्या करता है? उसे उसके रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, मेक रिएक्टिव। यूरेसिल क्या करता है? रिएक्टिव बना देता है किसको? आरएनए को। जबकि इसमें जो थाइमिन होता है वह स्टेबिलिटी मेंटेन करता रहता है। और इसमें डीएनए में जो है प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन होता है, माने डीएनए से डीएनए बन जाएगा किसमें? इसमें प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए से डीएनए बनता है उस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और आरएनए में ऐसा नहीं होता, आरएनए में यह प्रॉपर्टी नहीं होती कि आरएनए से आरएनए बनाने, आरएनए से फिर डीएनए बनाकर फिर भले आरएनए बनाने। आरएनए से डीएनए बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, फिर डीएनए से बनाएगा ट्रांसक्रिप्टेज से, ठीक है। इसमें यह प्रॉपर्टी नहीं होती। और डीएनए में जो है वहाँ डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होती, माने जो डीएनए होता है वह सबसे पहले बनाएगा आरएनए, आरएनए बनाएगा किससे? ट्रांसक्रिप्टेज से। अब आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, प्रोटीन। इसे कौन सा प्रोसेस कहेंगे? इसे कहेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। डीएनए से ये बना
ट्रांसक्रिप्टेड और ये बना प्रोटीन ट्रांसलेशन से। माने डीएनए से डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता किसका, प्रोटीन का, जो कि आरएनए से डायरेक्ट फॉर्मेशन हो सकता है प्रोटीन का। और सबसे लास्ट में देखेंगे इसका डिफरेंस, ये जो दूसरा नंबर का कार्बन है, पहला ये है दूसरा, तो दूसरा नंबर का कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा नंबर का कार्बन है वहाँ कौन अटैच है, हाइड्रोजन ग्रुप, जबकि आरएनए में दूसरे नंबर के कार्बन को जो है वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। देखिए डीएनए माने डीऑक्सी माने दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन ग्रुप को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ देखिए OH रहना चाहिए लेकिन एच है। डीऑक्सी माने दूसरे नंबर पर, डी माने दूसरा, ऑक्सी माने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसका राइबोज माने यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा दूसरे नंबर पर, इसका क्या नाम है, राइबोज शुगर। अब लास्ट के बाद डिफरेंस इसका नाम ही हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसका राइबोज शुगर। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स या प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स। इसमें एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ स्टेबल होता है। जबकि इसमें थाइमिन के बदले यहाँ बस यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन के साथ यूरेसिल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन के साथ साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बनाता है आरएनए को रिएक्टिव। अब यहाँ कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ आरएनए जो है, यूरेसिल जो इसमें पाया जाता है, वो आरएनए को लेबाइल बना देता है। लेबाइल माने टूटने योग्य, तो ऐसे कैटलिस्ट में प्रयोग कर देता है और इसे नहीं किया जा सकता। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, इसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इससे डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता प्रॉपर्टी का, जबकि इससे हो सकता है। देखिए आरएनए से प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, और डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन आप नहीं बना सकते। डीएनए से पहले आपको ट्रांसक्रिप्टेज करके आरएनए, फिर आपको प्रोटीन बनाना होगा। नो डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब दूसरे नंबर जो कार्बन होता है वहाँ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ वो नहीं रहेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी। और इसमें जो दूसरे नंबर को होगा यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। डॉगमा टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं। तो डीएनए से अगर डायरेक्ट डीएनए बन जाए तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। डीएनए से आरएनए बन जाए तो ट्रांसक्रिप्टेज, और आरएनए से डीएनए बन सकता है तो इसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। माने डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन और इससे हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आरएनए से बनेगा जब प्रोटीन, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। किस टॉपिक के अंतर्गत है, सेंट्रल डोगमा। इसे भी दिया था फ्रैंकिस क्रिक ने ही 1953 में ही, जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उन्होंने ही इसे एक्सप्लेन किया था। अब हम आरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसके बारे में कुछ छोटी सी बात जान लेते हैं। जो आरएनए होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल। मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए जो है वह हमारे जो फूड में जो अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, उसे क्या करते हैं, पहचानते हैं, माने मैसेज करते हैं। किसको, इसको, टीआरएनए को। अब टीआरएनए वह अमीनो एसिड को ले जाता है और आरआरएनए क्या करता है, उसको बनाता है। देखिए हम जो प्रोटीन होता है वह पूरे 20 अलग अलग अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़कर वह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, जबकि जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं उन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो जो हम इसेंशियल अमीनो एसिड प्राप्त करते हैं उसे आइडेंटिफाई करने का काम करता है मैसेंजर आरएनए, और इसके बाद ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, उसे ट्रांसफ़र करता है, और राइबोसोमल आरएनए उस अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।